Good morning, students. Beta, this is your lecture number 25, okay, for the chapter Cell, the basic unit of life, and it's 15th of May, okay. So, in our last lecture, we have discussed about structure of mitochondria, not complete, just एक overview हमने लिया था, ठीक है, and we were discussing about oxysome, okay, we left our topic at oxysome. So today we are going to explain what are oxysomes, what are their functions, ठीक है, and other things regarding mitochondria. Okay, so let's revise previous lecture. Beta, in this diagram, what we have discussed, this is outer mitochondrial membrane. Okay, outer mitochondrial membrane है. Next, this one is inner mitochondrial membrane. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो चेम्बर है, दिस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. दूसरा नाम क्या दिया था हमने इसको? आउटर चेम्बर. ठीक है, दूसरा नाम क्या दिया था? आउटर चेम्बर नाम दिया था. ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा था कि ये जो अंदर हमने जो इसके अंदर लिक्विड देख रहे हैं, दिस लिक्विड इज मैट्रिक्स. ठीक है, दिस लिक्विड इज मैट्रिक्स. क्लियर? और इसके अलावा इस पूरे चैम्बर को हमने क्या कहा था? इस चैम्बर को कहा था इनर चैम्बर. क्लियर? बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे देखो जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे वहां पर ये चीजें बहुत काम आएंगी. एमसीक्यू करोगे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज कंफ्यूज्ड रहोगे हमेशा के लिए. ठीक है ना? तो दिस वन इज योर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके इनर चैम्बर में, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में. ये जो फोल्ड्स हैं, ठीक है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर के ये जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को हमने क्या कहा था? इनको नाम दिया था क्रिस्टी. ठीक है, क्रिस्टी नाम दिया था. आगे बात समझ में? अच्छा, मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? सर्कुलर डीएनए. अभी के लिए यहां लिख रही हूं सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, इसके अलावा ये क्या है? राइबोसोम्स. और राइबोसोम्स भी हमने डिस्कस किया था कल. कौन से होंगे? 70S. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? कुछ आरएनए कंटेंट भी मिलेगा. देखो जहां डीएनए होगा वहां आरएनए होगा. ठीक है, तो ये आरएनए कंटेंट भी आपको मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ mitochondria that we have discussed till now. Okay, now we are going to explain oxysomes. oxysome कहाँ है यहाँ पे? देखो क्रिस्टी के ऊपर हमें कुछ बल्ब लाइक और रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं. आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे. ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीजोम. क्या कहोगे? ऑक्सीजोम कहा जाएगा. क्लियर? तो आज हम इन ऑक्सीजोम्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके अलग नाम हमने कल भी पढ़े थे. क्या क्या बोलते हैं इन्हें? F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इनको फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल बोलते हैं. ठीक है, और भी कई नाम है. एटीपी सिंथेटेज का नाम भी बोलते हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनका रोल क्या है. आगे बात समझ में? तो देखो, इसको समझने से पहले देखो, ये एटीपी सिंथेज है, ये आगे चल के हम क्लोरोप्लास्ट में भी एक जगह करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में. ठीक है ना? तो वहां हमें पता होना चाहिए कि इसका फेस किस तरफ है, किस तरीके से इसकी लोकेशन है. ठीक है, क्योंकि बिना लोकेशन के आप फिर हमेशा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को लेके कंफ्यूज रहोगे. तो एक बार इस वाले पार्ट को, ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी वाले पार्ट को हमने क्या किया? थोड़ा एनलार्ज करके देखा. ठीक है, तो देखो ये जो आप देख रहे हैं, दिस वन इज योर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म है, तो बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म. ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ, इधर इससे बाहर की तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है ना? अब देखो ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये क्या हो गया? आउटर चैम्बर, या आप पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस लिख सकते हो इसको. ठीक है, और ये एक क्रिस्टी बनाई है हमने. दिस वन इज सिंगल क्रिस्टी. क्लियर? ठीक है, अब देखो इस क्रिस्टी के अंदर बीच में जो ये स्पेस है, जैसे ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस है, ऐसे. ठीक है ना? तो दिस पर्टिकुलर स्पेस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे?
इंट्रा यानी विद इन सिस्टर्नल स्पेस, इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और आपने पढ़ा था कि कोई भी मेम्ब्रेन हो उस लिपिड बाइलेयर होती है, एक लेयर बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, इतना तो आप पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला मेम्ब्रेन की ये वाली साइड, दिस साइड, ठीक है, ये साइड क्या है, साइटोप्लाज्म की तरफ है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको डबल करके ड्रॉ करूँ इस तरीके से, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो देखो ये वाली साइड कहाँ है, साइटोसोल की तरफ, और ये वाली साइड क्या है, किसकी तरफ है, आपके मैट्रिक्स की तरफ है। इसीलिए इसको सी फेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इस मेम्ब्रेन का ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स की तरफ है, तो इसको बोलते हैं एम फेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी के लिए सिर्फ समझ लो, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगी, जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का आज सेंड किया था, आप वो बना लेना, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको पूरा खुला करके दिखाते। ठीक है, तो ये क्या है, एम फेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और दिस वन इज सी फेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर से शो किया है, दिस वन इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी मैंने ग्रीन से शो किया है, ठीक है ना। अब यहाँ होता क्या है, देखो ये ऑक्सीजोम की लोकेशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आगे बात समझ में, ऑक्सीजोम किस तरीके से, इस तरीके से। अब देखो ऑक्सीजोम का जो पार्ट है, ऑक्सीजोम का जो स्ट्रक्चर है, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, मैंने एक ऑक्सीजोम को एनलार्ज करके दिखाया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये जो रीजन है, दिस वन इज हेड रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन इज स्टॉक रीजन, और ये नीचे का जो पार्ट है, दिस वन इज बेस रीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजोम के 3 हिस्से होंगे, हेड, स्टॉक एंड बेस, क्लियर। अब देखो इसको ये कैसे अरेंज है, इसकी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेस जो है, ठीक है, दैट विल ऑलवेज रिमेन एम्बेडेड इन दी एम फेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थोड़ा ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो देखो, मैंने नीचे वाले सरफेस से टच नहीं किया है, ठीक है ना। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें भी केवल एम फेस की तरफ क्या होते हैं, ये बेस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। और इस बेस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एफ नोट पार्ट, एफ नोट, थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, एफ नोट पार्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस बेस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एफ नोट पार्ट, एफ नोट, F0 जिसको लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हेड रीजन है और स्टॉक रीजन है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे, F1 पार्टिकल। आगे बस समझ में, तो देखो हेड और स्टॉक F1 है, जो हमेशा कहाँ होगा, मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। और जो बेस वाला रीजन है, दैट विल ऑलवेज रिमेन एम्बेडेड इन दी एम स्पेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आप गलती करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजोम की डिस्कवरी से थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी इसकी की थी फर्नांडिस एंड मॉरेन ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। और जहां तक बात है टर्म ऑक्सीजोम की, दैट वाज गिवन बाय लेनिंजर ने इसकी टर्म दी थी, प्रपोज की थी। इसके अलावा देखो ये ऐसे पार्टिकल हैं, ये ऑक्सीजोम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं। देखो हम सभी ने पढ़ा है, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना तो आप सब पढ़कर आए हो छोटी क्लास में कि एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। लेकिन अब रेस्पिरेशन हो रही है, तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन सभी को पता है, C6H12O6 प्लस O2, है ना, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, ATP बन जाएगा। तो देखो
वो जो ऑक्सीजन यूज हो रही है, रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो कहाँ पे यूज होती है, ठीक है, तो वो कहाँ यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का वो पार्ट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का वो हिस्सा जो ऑक्सीजन को यूज करता है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑक्सीजोम, ठीक है, इसीलिए तो नाम रखा ऑक्सीजोम, जोम मतलब बॉडी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। तो देखो बेटा, only part of mitochondria which utilizes oxygen, so called oxysome, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऑक्सीजोम कहा गया है। आगे बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा देखो जो हेड पार्ट है, हेड प्लस टॉप पार्ट क्या बना रहा है, F1 पार्टिकल बना रहा है, ठीक है ना, जो कि मैट्रिक्स में होता है, और जो बेस पार्ट है वो क्या बना रहा है, वो कहाँ है, इट रिमेन एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो भी कहाँ पे, टूवर्ड एम फेस, ठीक है, एम फेस की तरफ होगा। इसके अलावा देखो बेटा, जो हेड रीजन है, ठीक है ना, हेड रीजन है, इस हेड रीजन में मान लो यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर रही हूँ, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, तो जो हेड रीजन होता है ना, यहाँ पे एक एंजाइम होती है एटीपी सिंथेटेज, या आप सीधा लिख दो एटीपीएज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करती है, ये एंजाइम इस तरीके से एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, आगे समझाएंगे क्या होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट क्या होते हैं, फिलहाल के लिए मान के चलो एनर्जी मॉलिक्यूल है, एटीपी बनानी है हमें, तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ये एटीपी बना लेता है। इसमें जो एंजाइम यूज होती है वो कौन सी होती है, एटीपीएस, यानी कि एटीपी बनाने वाली जो एंजाइम है, ठीक है, एटीपीएज एंजाइम जो है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है, वो कहाँ पे होगी, हेड रीजन ऑफ ऑक्सीजोम में होती है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन का यूज कर रहा है ये, और क्या बना रहा है, फोस्फेट ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके, ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है उसको आगे समझाऊंगी मैं जब फंक्शंस करवाऊंगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन का यूज करके, और क्या कर रहा है ये, एडिशन ऑफ फोस्फेट, देखो ये इनऑर्गेनिक फोस्फेट है और इसको इसमें जोड़ दिया, एडीपी का मॉलिक्यूल होता है ये ए और 2 फोस्फेट, ठीक है, और एटीपी, एटीपी यानी एक फोस्फेट और जोड़ दो इसमें, आगे बात समझ में। तो एडीपी से एटीपी बना रहा है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ फोस्फेट, फोस्फोराइलेशन, और ऑक्सीजन का यूज हो रहा है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो आपसे कोई पूछ ले कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहाँ होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजोम के अंदर। हालांकि हम आगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, बट फिलहाल बेसिक सी बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो जो एटीपी सिंथेटिस, एटीपीएज एंजाइम है, ठीक है, वो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्सीजोम परफॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, देखो बेटा, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे अभी मैं फंक्शंस में इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आगे चल के हम इसको क्लियर कर देंगे आपको जब मैं फंक्शंस करवाऊंगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो अल्टीमेटली फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, वो कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना, और उसी दौरान हमारी क्या बनती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो देखो it perform electron transport system and utilizes oxygen to produce ATP, और जब ऑक्सीजन का यूज करके एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीजोम। अब ऑक्सीजोम आपको भूलना नहीं है, इसी का दूसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल भी है, इसी का F0 F1 है, बच्चे कई बार भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्रिक बता रहे हैं कि हेड रीजन को F1 कहेंगे या टेल मतलब कि बेस रीजन को F1 कहेंगे। तो देखो सीधा सिंपल सा हिसाब है, क्या, डंडा सिर पे मारना है, ठीक है, डंडा सिर पे मारने का मतलब हेड रीजन है, और हेड रीजन हमेशा हेड रीजन को F1 कहेंगे। 1 क्या है आपका, डंडा है, डंडा सिर पे मारना है, ठीक है ना। और ये जो बेस रीजन है ना, बेस रीजन, ठीक है, बेस रीजन F0 होगा, अपोजिट इससे। कभी भी ये मत सोचना कि
सर पे अंडा कभी नहीं आएगा, मतलब एफ नोट जो है दैट इज नॉट हेड रीजन, दैट इज बेस रीजन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो कुछ चीजें देखिए ऐसे बना लीजिए जो आपको हमेशा याद रहे, थोड़ा फन, मतलब कि फनी लुक में हो या कैसे भी, जो भी आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे। कई बार क्या होता है कि बहुत याद करने के बाद भी हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो उसको अवॉइड करने के लिए, पेपर टाइम पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नॉलेज रखने के लिए इस टाइप की चीजें आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमेशा सिर पे डंडा मारना है, सिर पे अंडा नहीं रखना, ठीक है। तो हेड रीजन जो है दैट इज F1 और हेड के साथ ही स्टॉप आनी है, हेड के साथ ही स्टॉप आनी है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो दिस होल पार्ट इज F1 एंड दिस बेस पार्ट इज F नोट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वैसे तो मैं नोट्स दे दूंगी इसके, बट फिर भी लेना चाहते हो तो ले लो। अब देखो अगर हम बात करें मैट्रिक्स पार्ट की, कि मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स रीजन के अंदर क्या होता है। तो देखो बेटा, मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या बात की, क्या क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। प्रेजेंट होता है एक तो ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स ठीक है। एक तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, 70S राइबोसोम्स मिलेंगे, 70S राइबोसोम्स मिलेंगे। इसके अलावा 2 से 6 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेंगे जो कि सर्कुलर होते हैं। अब एक बार चीज ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है ना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है सिंगल सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब पहली चीज जो कंफ्यूज करती है बच्चे, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड पढ़ जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है ये सिंगल इसके नंबर को बता रहा है। एनसीईआरटी ने मतलब कि जस्ट गूगल से इंफॉर्मेशन ली और पहले की इंफॉर्मेशन डाली हुई है और उसे एडिट नहीं किया है और उसमें केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ठीक है ना। तो देखो पेपर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो यू हैव टू फॉलो, अगर उन्होंने कहा ये होता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर नंबर चाहिए है तो, ठीक है। और अपनी दिखानी है कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा पढ़कर आए हैं, हम एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा पढ़कर आए हैं और हम तो एग्जैक्ट लगाएंगे, तो बेटा कोई नहीं सुनता, ठीक है। और एनसीईआरटी आपकी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, दैट यू हैव टू फॉलो फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। और नीट के अंदर ही अब तो एम्स भी आ गया, जिपमर भी आ गया। पहले हम बताते थे कि जिपमर का पेपर है तो आप 2 से 6 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगाएंगे क्योंकि ये सही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी एम्स में या फिर नीट में दोनों जगह सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। एनसीईआरटी में जो लिखा है आंख बंद करके आपको वही करना है, ठीक है ना। तो उस केस में फिर आपको सिंगल मतलब एक ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, बट एक नहीं होता है, एक से ज्यादा होते हैं। आगे बात समझ में। इस तो देखो मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है, अब तो आपको एक ही पेपर में बैठना है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना। तो आप एनसीईआरटी ही फॉलो करें, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा मैट्रिक्स में क्या मिलेगा आपको, वेरियस एंजाइम्स मिलेंगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिलेंगे। आगे बात समझ में। ध्यान रखना जो मैट्रिक्स है ये रेस्पिरेशन की क्रेब्स साइकिल जो होती है वो मैट्रिक्स के अंदर चलती है। इट इज साइट फॉर क्रेब्स साइकिल। क्या है ये, साइट फॉर क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल की आगे हम पढ़ेंगे, आगे रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल क्या होती है। तो देखो क्रेब्स साइकिल की सारी एंजाइम कहाँ है, मैट्रिक्स के अंदर है, लेकिन एक एंजाइम ऐसी है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के एम फेज की तरफ होती है। मैंने नाम बताया था, शाबाश, क्या बताया था, कल ही बताया था, याद करो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, वो कहाँ यूज होती है, मैट्रिक्स में एक साइकिल चलती है जिससे एटीपी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। बस ये मान के चलिए क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का यूज होगा। क्या होती है क्रेब्स साइकिल, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे।
आ गया समझ में? तो देखो ये साइड फॉर क्रेब्स साइकिल हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मिनरल आयंस होंगे, जैसे कि वो आयंस जो बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली आपकी जो है एटीपी फॉर्मेशन के दौरान जरूरत होती है, जिनकी मैग्नीज आयन हो गए, ठीक है क्या, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन हो गए, ठीक है, कैल्शियम आयन हो गए। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन, ये कुछ आयंस हैं जो बेसिकली इसके अंदर हमें प्रेजेंट होती है। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें मिलती है। तो एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही है, ठीक है ना। अभी हमें इसमें एक तो कंपटीशन विंडो देखनी है, मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, पेपर में आती है, ठीक है ना। अभी वो करेंगे हम। एक फिर इसके फंक्शंस बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा स्टेप कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही कहाँ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग अलग है, कल मैंने लिखवाया भी था आपको, है ना, कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी एंजाइम्स होंगी, आउटर चैम्बर में कौन सी होंगी, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी एंजाइम्स होंगी। तो एंजाइम्स स्ट्रिक्टली एक डेफिनेट साइट पे होंगी, जिसकी वजह से स्पेसिफिक प्रोसेस स्पेसिफिक साइट पे होता है। आगे बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो एक बार रिकॉल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस क्या होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा आउटर चैम्बर भी कहेंगे हम। इनर चैम्बर की अगर हम बात करते हैं तो इनर चैम्बर में क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में क्या होगा, आपको इसका खुद का डीएनए मिलेगा, इसके अलावा इसकी खुद की राइबोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स की फॉर्म में होती है। तो हमने कहा था फोल्ड्स की फॉर्म में क्यों होती है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। और सरफेस एरिया बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो इस पे क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजोम्स, और ऑक्सीजोम्स क्या करवाते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करवाते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा ऑक्सीजोम, और जितने ज्यादा ऑक्सीजोम उतनी ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये फोल्डिंग्स की फॉर्म में। क्लियर। सिस्टर्नी के अंदर की तरफ जो स्पेस होती है, दैट इज इंट्रासिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम्स मिलेंगे 70S, ठीक है। तो ऑक्सीसोम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका कौन सा रीजन किस तरफ होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। So this is some extra dose for all of you, okay, regarding mitochondria. तो बेटा देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा एडिशन करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में या किसी बुक में जनरली आपको नहीं मिलेगा ये सब, बट आपको ये सब करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो होती है उसका साइज हमें बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से स्टेट में है। कौन से स्टेट का मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है या एक्टिव फॉर्म में है। कैसे देखो, अगर क्या है माइटो, इस तरह यहाँ डायग्राम से देखा जाए, मान लो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, मैं सिर्फ ऊपर चलो पूरा ही बना दूंगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे क्या है आपका मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के रेस्पेक्ट में। ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आपका नहीं। और ये क्या है, दिस इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस छोटा है और मैट्रिक्स क्या है, ज्यादा है। तो बेटा ध्यान रखना, जितना बड़ा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस उतनी ही ज्यादा एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो एंजाइम्स है बेसिकली फंक्शनिंग के लिए वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है। तो जितना कम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टेट है ना वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो देखो अगर क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, मतलब कौन सी स्टेट है, ऑर्थोडॉक्स स्टेट, यानी कि इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनएक्टिव स्टेट है। आगे बात समझ में, मैट्रिक्स ऑक्युपाइज लार्जर एरिया, और इसका मतलब हमारा जो पीएमएस है यानी कि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो क्या है, कम है। क्लियर।
दूसरा होता है कंडेंस्ड स्टेट। कंडेंस्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्टिव स्टेट है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। अपोजिट कंडीशन कैसे हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो, मान लो मैं दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हमने, ठीक है, और इस तरीके से, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बनाया, तो ये तो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, और ये क्या है, पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स कम है विद रिस्पेक्ट टू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, कंडेंस हो गया है, मैट्रिक्स कंडेंस हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो स्टेट होती है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उन्हीं दो स्टेट में से एक और तो जो स्टेट है, जैसे कि इनएक्टिव स्टेट और कंडेंस्ड स्टेट इज एक्टिव। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट इज, चलो इसको रब कर देता, अदरवाइज लिखोगे तो कंफ्यूज रहोगे क्या है। नेक्स्ट इज योर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है दोबारा से, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे कि एक केमिकल होता है डिजिटोनिन, ठीक है, केमिकल का नाम आपको याद रखना है, डिजिटोनिन, ठीक है। ये केमिकल क्या करता है, जब हम आउटर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल को इससे ट्रीट करते हैं, तो आउटर सेल को नहीं, आप माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रीट करेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है ना, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को सेपरेट कर देता है, बाकी सारा माइटोकॉन्ड्रिया अलग, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अलग, क्लियर, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जो बच गया ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने निकाल ली है, उसको क्या कहेंगे हम, माइटोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोप्लास्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर, ठीक है। तो देखो बाय द यूज ऑफ डिजिटोनिन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैन बी रिमूव्ड। The mitochondria without outer mitochondrial membrane is known as mytoplast. क्लियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। अब देखो आपसे कोई पूछ ले कि सेल में सबसे ज्यादा एंजाइम्स कहाँ मिलेंगी, ठीक है, तो आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि पूरे सेल की 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मतलब कि एंजाइम अबेंडेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। तो 70% एंजाइम्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से अगेन कई बार क्वेश्चन आया है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी 12th क्लास में इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होती है, और आगे इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। आपकी बीएससी, एमएससी या हायर स्टडीज जब करोगे ना, तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। देखो होता क्या है, जब मान लो ये एग है, ठीक है, और ये हमने बात की स्पर्म की, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, और ये हो गया स्पर्म का न्यूक्लियस, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कुछ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेल का अपना न्यूक्लियस, सेल में पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, और अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, और मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सारे ही सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म में तो सारे सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जो स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर जाएगा, बाकी सारा पार्ट जो है बाहर रह जाएगा। और यहाँ पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, बाहर ही तो है, ये जो मैंने स्पाइरली अरेंज बनाया है ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। इसका मतलब एक फर्टिलाइज्ड एग जो होगा, अब ये जो एग जो बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका जो न्यूक्लियस है फर्टिलाइज होगा, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बना है, जो जाइगोट बना है, क्या उस जाइगोट में जो है क्या उस जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि स्पर्म का होगा या एग का होगा? ऑब्वियसली किसका होगा, मदर का होगा, यानी कि मेटरनल इनहेरिटेंस। और देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कुछ डीएनए भी है, और वो डीएनए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है,
यानी कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमेशा मदर से जाइगोट में जाएंगे, हमेशा। कभी भी मदर्स मतलब फादर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो जीन है वो कभी भी कहाँ नहीं जाएंगे, कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो देखो इस पैटर्न को, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जीन्स का नेक्स्ट जनरेशन में पास होना, और वो भी किसके, मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, उसको क्या बोलते हैं हम, मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं कि जिसका साइटोप्लाज्म उसी की इनहेरिटेंस। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म किसका है, एग का है, मदर का है। ठीक है, तो उसी की क्या है, इनहेरिटेंस है। तो इसी को क्या बोलते हैं, तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये पूछेंगे ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मैटरनल इनहेरिटेंस शो करता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एनिमल सेल में, ठीक है, पर्टिकुलर एनिमल सेल में माइटो मतलब कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो मदर से ऑफस्प्रिंग को मिला है। तो मदर से, देखो बाकी तो सारे ऑर्गेनल लगभग यहाँ आ चुके होते हैं, क्योंकि एक्रोसोम में कहीं ना कहीं रोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, गोल्जी अपरेटस का, नो डाउट वो अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, बट अगर आपसे कोई पूछे साइटोप्लाज्म किसका रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसका रहता है, मदर का। ठीक है, तो ऐसा सेल ऑर्गेनल जो मैटरनल इनहेरिटेंस शो कर रहा है, क्योंकि इसका खुद का डीएनए है ऑब्वियसली। बाकी सेल ऑर्गेनल अगर चले भी गए तो उनके अंदर क्या नहीं है, डीएनए नहीं है। डीएनए सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन जिसको रेगुलेट कर रहे हैं केवल वही फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। और मैटरनल इनहेरिटेंस कौन शो करता है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करोगे क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट में भी तो होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स का कैरेक्टर है, हम एनिमल्स में उसे काउंट नहीं करते। ठीक है, वहां फिर हम प्लांट्स की अलग बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किसी ऑर्गेनिज्म में बताओ कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल है जो मैटरनल इनहेरिटेंस शो कर रहा है, वहां पे आपको मेंशन नहीं किया है, प्लांट एनिमल कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यू कैन गो विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, अदरवाइज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज योर माइटोराइबोसोम। देखो माइटोराइबोसोम क्या होते हैं, हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम्स है दैट आर नोन एज माइटोराइबोसोम। अब वो 70S तो होते हैं प्लांट में, हमने नॉर्मली 70S ही पढ़ी है, पर थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हम जाएं, हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हम हमारी बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, वहां पे एग्जैक्टली 70S ना हो के कौन सा होता है, 55S या 60S। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा एक लिपिड होता है दैट इज वेरी यूनिक टू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दैट इज कार्डियोलिपिड। कार्डियोलिपिड, यूनिक लिपिड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और अल्टीमेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं। हमने देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सारे नाम पढ़े हैं, दिस इज अनदर नेम ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनल। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसड्यूसर यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर करने वाला, तो देखो ऐसा ऑर्गेनल जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यही तो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कर रहा है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है उसको तोड़ के एटीपी बनाना है कि नहीं, है ना। और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको यूज करके और क्या बनाना, आपका ग्लूकोज बनाना है कि नहीं। तो दोनों ही ऑर्गेनल क्या है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिफाइंड एज ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनल। ओके, this was all about mitochondria. Let's move with the functions of mitochondria. Okay, तो बेटा डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, रिगार्डिंग फंक्शंस देखिए, सबसे पहली बात जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, देखो मोस्टली हमने पढ़ लिया है सब कुछ, ठीक है, बट एक नटशेल में हमें देखना है कि फंक्शंस क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट वन इज साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, आपने 10th क्लास में भी जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी आपने पढ़ा है कि यहाँ क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ एटीपी की जनरेशन होती है और इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं या बैटरी ऑफ सेल भी कह देते हैं कई बार। ठीक है ना, तो अब देखो
जो इम्पोर्टेंट चीज हमें देखनी है, यहाँ कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कहीं आउटर मेम्ब्रेन है, कहीं इनर मेम्ब्रेन है, कहीं आउटर चैम्बर है, इनर चैम्बर है, कहाँ कौन सी स्टेप हो रही है रेस्पिरेशन की। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जब रेस्पिरेशन पढ़ोगे, मतलब चैप्टर हम देखो वहां से क्वेश्चन आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है दोनों जगह, ठीक है ना। तो यही थोड़ा सा क्लियर करके चलता है ताकि वहां हमें प्रॉब्लम ना आए। देखो होता क्या है रेस्पिरेशन में, C6H12O6, ठीक है, और ऑक्सीजन जब इसके साथ मिक्स होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यही बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, जो भी हमने खाया, एवरीथिंग इज टर्न इनटू, एवरीथिंग इज डाइजेस्ट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हर चीज किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में। और सेल को जो सेल के पास जो फूड जा रहा है वो ग्लूकोज जा रहा है, और उस ग्लूकोज के बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, और उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, एनर्जी है। अब होता क्या है रेस्पिरेशन में, देखो होता क्या है कि सबसे पहले ये ग्लूकोज छोटे मोलिक्यूल में तोड़ा जाता है, ठीक है, प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस। पढ़ा होगा आपने कि ग्लूकोज का, ठीक है, किस में कन्वर्ट होना, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, जो हमेशा साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में चलता है, ठीक है। अब जो पायरुविक एसिड बना है, ठीक है ना, पायरुविक एसिड कहाँ आएगा, मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। अब हम सभी ने पढ़ा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल फॉर एवरीथिंग, वहां से सब कुछ पास हो जाता है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज इम्परमिएबल, ठीक है ना, वो इम्परमिएबल होती है, तो वहां से देखो पायरुविक एसिड मूव नहीं कर पाता। अब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, और इस रिएक्शन को पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में, देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, बीच में एक कार्बन CO2 बना के बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, तो पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, गेटवे रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ना कह के लिखा है मैट्रिक्स में, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ, बढ़िया बुक से जब पढ़ेंगे, एक हायर लेवल की बुक से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में मिलेगा विद रीजन, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है कि गेटवे रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। तो जब भी पेपर देने जा रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हो, यू विल ऑलवेज गो विद मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि गेटवे रिएक्शन कहाँ होती है, या पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में, या लिंक रिएक्शन भी बोल देते हैं कई बार इसको, ठीक है ना, तो वो कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है। बट एनसीईआरटी यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है, मैट्रिक्स में दे रखा है, एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटी, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल की जहां तक बात है, क्रेब्स साइकिल अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे चल के एक साइकिल में एंटर कर जाएगी, ठीक है ना। उस साइकिल में क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली मतलब कि जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे वो चीजें पहुंच जाती है, और उसी दौरान क्या बनता है हमारे पास, NADH वगैरह बनते हैं। आगे डिस्कस करेंगे NADH क्या होता है, FADH क्या होता है, ATP क्या होता है, ठीक है ना, ये विटामिन B12 के डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो अब क्या है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स में होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये 2 स्टेप कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कट माइंड में होनी चाहिए, कौन सा स्टेप कहाँ हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, हमने कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे बना लिए हैं, मतलब कि ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते क्या किया हमने, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, जैसे NADH हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है वो, NADH2, FADH2, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चलती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे आपकी एक बॉल है, और बॉल को जब फेंकते हो तो एक बार जब टच की, ठीक है, तो वापस से रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा उसमें अभी भी एनर्जी बाकी है, वो यहाँ पे इस तरीके से बाउंस करके आ गई, फिर जब यहाँ जाके लगेगी, फिर और नीचे, और इस तरीके से इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, और अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, स्टॉप।
ऐसा ही क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, बहुत ही हाई एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम एक चेन के फॉर्म में, ये जो मॉलिक्यूल्स है जहाँ ये टकरा रहा है ये साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जब इलेक्ट्रॉन इनमें से मूव करता है तो जब साइटोक्रोम से के पास जाता है एनर्जी क्या होती है, चेन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, उसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी हम किसकी फॉर्म में यूज कर लेते हैं, मतलब क्या बनाने के लिए यूज करते हैं, एटीपी में। और अल्टीमेटली जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो अब उसको कोई रिसीव करने वाला चाहिए, क्योंकि जब तक इसको नहीं हटाओगे तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको रिसीव करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का रोल यहाँ होता है अल्टीमेटली लास्ट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ही क्लियर कट याद रखनी है, अदरवाइज आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, बट ये पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन पढ़ोगे उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड, बहुत सारे फैटी एसिड ऐसे हैं जिनकी एलोंगेशन का जो फंक्शनिंग है वो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। एक पर्टिकुलर लिपिड लेसिथिन की फॉर्मेशन जो है वो यहीं पे होती है। स्टोरेज ऑफ एटीपी एंड इट्स ट्रांसपोर्ट, एटीपी की फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा यही होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हम कर चुके हैं कि मैटरनल इनहेरिटेंस को माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स शो करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। होता क्या है, देखो इसकी डिटेल तो हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। अभी के लिए ये मान लो एक एंजाइम होती है रुबिस्को, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होती है रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है ना, ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इस तरीके से। तो वो एंजाइम क्या है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में भी, बट उनकी कंसंट्रेशन मैटर करती है। हमें क्या देखना है, देखो फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो एक टाइप के प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स, ठीक है, और C3 प्लांट्स में अगर बाई चांस एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की बजाय एक प्रोसेस और शो करने लग जाता है, फोटो रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टेज मैकेनिज्म है किसी प्लांट के लिए, ठीक है ना, बेसिकली क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए थी उसकी जगह क्या हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, तो एक वेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन एक और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनल्स में चलता है, और वो 3 ऑर्गेनल्स क्या है आपके, क्यूट पीएम। क्यूट पीएम का मतलब क्या है, ये तो याद करने के लिए लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सीक्वेंस याद रखना। हालांकि हम करेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कौन सा स्टेप कहाँ कैसे क्या चलता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन लेटर सेक्शन। बट ये पूरा फोटो रेस्पिरेशन इन 3 सेल ऑर्गेनल्स में चलता है, पहले यहाँ चलेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर यहाँ आएगा। तो लास्ट स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात समझ में, दिस वॉज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छे से पढ़ो, और कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो। ओके, थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि लिखकर नहीं दूंगी मैं ये वाला, तो बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज और आपको बतानी थी, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ, बस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता देती हूँ अभी फटाफट। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन सा है, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, आपसे कोई पूछ ले प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है ना, इन प्रोटोप्लाज्म लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, तो ऑब्वियसली क्या कहोगे, यहाँ पे आंसर रहेगा न्यूक्लियस। क्या आंसर रहेगा, न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बात समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल, अच्छा उसके बाद इन प्लांट सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल।
अब ये कहोगे कि फर्स्ट कौन सा है, ठीक है ना, सेल ऑर्गेनल इन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना साइटोप्लाज्म कहा है यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा। अगर प्रोटोप्लाज्म कहते तो न्यूक्लियस भी इंक्लूड होता। अब साइटोप्लाज्म में सबसे बड़ा कौन सा होगा, प्लांट सेल की बात करें तो कौन सा लिखोगे, वैक्यूल, ठीक है ना, वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि एनिमल सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन साइटोप्लाज्म बताओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। ध्यान रखना कहां पे बताया है, इन साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन को बार बार कह रही हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या गया है और बता क्या रहे हो, ठीक है। जल्दबाजी में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है करके और सारे गड़बड़ कर देते हैं। देखो पूछा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, आंसर आएगा न्यूक्लियस। से प्लांट सेल हो चाहिए एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म अगर कहा, साइटोप्लाज्म में सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियस छोड़ दो बिल्कुल। और अगर प्लांट सेल है तो आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट वैक्यूल आएगा, ठीक है, सेप वैक्यूल। और अगर बात करें एनिमल सेल की, एनिमल सेल में सेप वैक्यूल तो होता नहीं है, ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट वन। ओके, तो सब अगर हम, और वो भी देखो साइटोप्लाज्म में कहा है, प्रोटोप्लाज्म होता तो न्यूक्लियस कहते हैं। ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ऊपर डाल सकते हो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, ठीक है, और इनको ध्यान में रखना जब भी पढ़ते हो, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।